राजस्थान में आज बात करेंगे ओबीसी जातियों पे। 92 जातियां, 900 पन्नों की रिपोर्ट और सिर्फ 11 जातियां प्रदेश की राजनीति में दबदबा जमाए हुए हैं। बचे हुई 81 जातियों की क्या स्थिति है, पूछ परख नहीं है। राजस्थान की ओबीसी राजनीतिक भागीदारी पर बनी एक कमेटी, जिसे रिपोर्ट देने में 3 महीने का समय दिया गया था, उसने रिपोर्ट सौंपी है पूरे 15 महीने बाद। और जैसे ही रिपोर्ट भजनलाल सरकार के हाथ लगी, प्रदेश की राजनीति में हलचल मचना लाजमी है। कांग्रेस कह रही है रिपोर्ट समाज को बांटने की साजिश है। सरकार कह रही है ये लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है। सच क्या है, इस रिपोर्ट में है क्या, और इसका असर आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव पे कैसे पड़ेगा, आज हम इस पूरी रिपोर्ट पे बात करेंगे, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निकाय और पंचायत चुनाव पे प्रभावी रिपोर्टिंग के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। रिपोर्ट क्या कहती है? राजस्थान की ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई। 2 पार्ट में करीब 900 पन्नों की रिपोर्ट है। आयोग ने प्रदेश की 92 ओबीसी जातियों का सर्वे किया है। इसमें हर जाति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आंकड़ों के साथ आकलन किया गया और इसी सर्वे के आधार पर आयोग ने स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव में आरक्षण को लेकर सिफारिशें दी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट मानदंडों के अनुरूप। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक 92 में से 11 ओबीसी जातियां ऐसी हैं जिनके 1000 से ज़्यादा सदस्यों ने या तो चुनाव लड़ा है या जनप्रतिनिधि बने हैं। बाकी जातियों की राजनीतिक भागीदारी तुलनात्मक रूप से बेहद कम है। आयोग की सबसे अहम सिफारिश यह है कि आरक्षण सिर्फ जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होना चाहिए, बल्कि हर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। तो हालांकि अभी तक रिपोर्ट का पूर्ण टेक्स्ट सरकार ने सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास सूचना मिली है उस आधार पर बात कर रहे हैं कि इसमें जो रिटायर्ड जज हैं मदन लाल भाटी, उन्होंने, जो आयोग के अध्यक्ष थे, ये जो ओबीसी आयोग के, उन्होंने इस सर्वे के मकसद को साफ किया। पार्टी कहते हैं कि यह कवायद ओबीसी समुदाय पर एक व्यापक आंकड़े जुटाने के लिए की गई थी। वो कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ओबीसी आबादी में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है और आयोग ने 19 पैमानों के आधार पर हर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक भागीदारी का आकलन किया है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, 19 पैमाने, 92 जातियां, 900 पन्ने, ये सब इतना बड़ा डेटा सेट है कि इसका इस्तेमाल आने वाले वर्षों में सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राजस्थान की जातिगत राजनीति की दिशा तय करेगा। सरकार का रुख 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह भाषा बिल्कुल सरकारी भाषा है, सरकारी अधिकारियों जैसी भाषा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन विजन से इसको जोड़ते हुए, यानी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना, ताकि बार बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक कामकाज बाधित नहीं हो और सरकारी मशीनरी डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हालांकि समय और संसाधनों की बचत की बात ठीक है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर अभी राजस्थान में जो स्थिति है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो ये वो तर्क है, ये वो सरकारी तर्क हैं जो केंद्र पर 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके दिया जाता है केंद्र स्तर पर। उसका राजस्थान में एक रेप्लिका, एक मेटाफर, एक रूपक खड़ा करने की कोशिश है। अब ये राजस्थान में एक तरह का एक उसका क्षेत्रीय संस्करण है, रीजनल उसका जो है वो एक पॉइंट है। और दिलचस्प बात यह भी है कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट मिलने के बाद बुधवार रात ही दिल्ली रवाना हो गए, जिससे ये अटकलें तेज हो गई है कि वे आयोग के निष्कर्षों पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और सीनियर लीडरशिप से चर्चा कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि पार्टी पिछले चुनाव नतीजों, क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों और ओबीसी समुदायों की मौजूदा राजनीतिक भागीदारी को कमीशन की सिफारिशों के साथ मिलकर समीक्षा करेगी। अब इसमें इस पॉलिटिकल असर पे आए इस रिपोर्ट के,
तो जैसे ही खबर सामने आई, कांग्रेस ने सीधा हमला बोला। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पार्टी को अभी तक रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है और रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही टिप्पणी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही डोटासरा आरोप लगाते हैं कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार की गई, इस तरह तैयार की गई लगती है जो ओबीसी समुदाय के भीतर डिवीजन पैदा करे, विभाजन पैदा करे। और डोटासरा का यह भी कहना है अभी तक कोई रिपोर्ट मिली नहीं है, हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो ये पता चलेगा कि दरअसल इसमें है क्या। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अलग अलग जातियों को आपस में भिड़ाने की विस्तृत व्यवस्था की गई है। ये आरोप गोविंद सिंह डोटासरा लगा रहे हैं। सरकार से किसने कहा कि इस तरह का जातिगत सर्वे कराए और उसे सार्वजनिक करे? कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आयोग के कामकाज पे भी सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा आयोग को शुरू में सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट लगभग 15 महीने बाद सौंपी गई। यह देरी अपने आप में एक प्रश्न है जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी कहा कि अगर रिपोर्ट में ओबीसी जातियों के बीच डिवीजन करने की कोई कोशिश है, विभाजन करने की कोई कोशिश पाई जाती है तो कांग्रेस विरोध करे। तो सीधे तौर पे अगर ये देखें कि ये पार्टी की औपचारिक प्रतिक्रिया आनी बाकी है, निश्चित तौर अध्ययन के बाद आने वाली बाकी है। तो ये भाषा जो है गोविंद सिंह डोटासरा की वो क्लियर है कि अब जब वो रिपोर्ट देखेंगे तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकाल के कांग्रेस एक स्टेप तय कर सकती है। और अगर पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक निहितार्थ की बात करें तो इसमें पहला बिंदु है कि जातिगत डेटा हमेशा राजनीति का हथियार बनता है। जब भी किसी राज्य में इस तरह का व्यापक जातिगत सर्वे सामने आता है तो वह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होती, यह टिकट बंटवारे, गठबंधन बनाने और वोट बैंक की रणनीति का आधार बनती। बिहार में जातिगत सर्वे के बाद जो राजनीतिक हलचल देखी गई थी, राजस्थान में भी कुछ वैसा ही असर देखने को मिल सकता है, खास करके तब जबकि निकाय चुनाव सिर पे हैं। दूसरा बिंदु 11 बनाम 81 का सवाल। अगर सिर्फ 11 जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में दबदबा है तो सवाल यह है कि बाकी 81 जातियों को आगे कैसे लाया जाए। आयोग की सिफारिश कि आरक्षण सिर्फ आबादी पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के स्तर पर लागू हो, यह व्यवहार में लागू करना आसान नहीं होगा। इससे उन्हीं 11 प्रभावशाली जातियों में असंतोष पैदा हो सकती है जिसका फिलहाल दबदबा है। तीसरा बिंदु है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम 17 अगस्त के आसपास घोषित करने की एक लाइन इशारा किया है और उससे पहले 14 अगस्त तक वार्ड आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होनी है। यानी यह रिपोर्ट ठीक उस समय आई है जब टिकट और सीट बंटवारे का गणित बनना शुरू होगा। यह टाइमिंग खुद एक राजनीतिक संदेश है। और इसमें चौथा पॉइंट है बीजेपी बनाम कांग्रेस की रणनीतिक स्थिति। सरकार इसे पारदर्शिता और साक्ष्य आधारित नीति के तौर पर पेश कर रही है, कांग्रेस इसे फूट डालो और राज करो की रणनीति बता रही है। दोनों दलों के लिए असली परीक्षा तब होगी जब टिकट वितरण के समय रिपोर्ट किस तरह इस्तेमाल होती है। क्या यह रिपोर्ट सच में पिछड़ी जातियों को आगे लाएगी या सिर्फ राजनीतिक फायदे का जरिया बन के रहेगा? और अभी इस रिपोर्ट को लेके कई तरह के सवाल खुले हैं। क्या कांग्रेस औपचारिक रूप से रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कोई कानूनी या राजनीतिक चुनौती देगी? क्या 11 प्रभावशाली जातियों से इतर बाकी समुदाय इस रिपोर्ट का स्वागत करेंगे या वे भी इसे नाकाफी बताएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या यह रिपोर्ट वाकई पिछड़ी जातियों को राजनीतिक मुख्य धारा में लाने का जरिया बनेगी या यह सिर्फ निकाय और पंचायत चुनाव से पहले का एक राजनीतिक दस्तावेज बन के रह जाएगी? अब इस रिपोर्ट की कॉपी मिलने पे और आगे के घटनाक्रम पे हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही नया अपडेट आता है थिंक 360 पे एक और विश्लेषण लेके आएंगे। आप तक वो विश्लेषण पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह राजस्थान की ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व रिपोर्ट की पूरी कहानी है। आंकड़े, दावे और राजनीतिक निहितार्थ पे बात की। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए क्या यह रिपोर्ट पिछड़ी जातियों को न्याय देगी या सिर्फ एक चुनावी हथियार बन के रह जाएगी? कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।